सबसे पहले मैंने बात आप लोगों को बताई थी, चलो अपन इसके बिल्कुल बिगिनिंग में चलते हैं और अपन शुरुआत से इसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात, लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज के ऊपर भी मैंडेटरी है, पर उनको डिस्क्लोजर में थोड़ी छूट दी गई है। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 चीजों पे काम नहीं करेगा। सबसे पहला, अगर आपने किसी भी नेचुरल रिसोर्स का लीज लिया है, लीज इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा। नंबर 2, अगर मूवी है, प्ले है, मैन्युस्क्रिप्ट है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर कोई मूवी है, तो इनके ऊपर, इनकी लीज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 काम नहीं करेगा। तीसरा, अगर आपने सरकार से या किसी से भी अगर आपने जमीन को इस्तेमाल करने के लिए लीज पर लिया है, वैसे यहाँ पर मेजरली मतलब गवर्नमेंट से ही था, तो गवर्नमेंट से जो हम लोग मकान के लिए जमीन लीज पर लेते हैं, वो उसके ऊपर भी AS 19 जो है वो काम नहीं करेगा। एंड लास्ट वन, अगर आपने एसेट को इस्तेमाल करने का, एसेट को इस्तेमाल करने का अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि आपका एग्रीमेंट बेसिकली सर्विस रिलेटेड एग्रीमेंट है, तो बेटा उसके ऊपर भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा। ओके, लीज एग्रीमेंट हमारे लिए दो तरह के होंगे, एक होगा फाइनेंस लीज और एक होगा ऑपरेटिंग लीज। मैंने बताया था, अगर आपने बिल्डिंग अगर आपने किस्तों पे खरीदी है तो ये फाइनेंस लीज है, और अगर किराए पे ली है तो ये ऑपरेटिंग लीज है। अब ध्यान से समझना, डेफिनेशन कहती है फाइनेंस लीज का मतलब है यदि लेसर अपने लेसर ओनरशिप से रिलेटेड सारी रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर लेसी को ट्रांसफर कर देता है तो ये फाइनेंस लीज है, और अगर नहीं करता तो ये ऑपरेटिंग लीज है। अब आप लोग को मालूम है ओनरशिप से जुड़ी हुई रिस्क क्या है। अगर ये एसेट नष्ट हो जाए तो किसका नुकसान होगा? मालिक का। अगर इसकी कीमत बढ़ जाए तो फायदा किसका होगा? मालिक का। दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप से रिलेटेड जो भी रिस्क एंड रिटर्न है वो अगर लेसी को मिल गए हैं तो ये फाइनेंस लीज है, और अगर लेसर के पास ही है तो ये ऑपरेटिंग लीज है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने बिल्डिंग किस्तों पे खरीदी तो बिल्डिंग का मालिक मैं हूं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप सारे मेरे पास है, तो ये फाइनेंस लीज है। और अगर मैंने बिल्डिंग किराए पे ली है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप मेरे मकान मालिक के पास है, और ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसर के पास है, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, इसके बाद में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि लीज का नेचर आपको लीज के शुरुआत में ही डिसाइड करना पड़ता है। मतलब जब लीज स्टार्ट होगी तो लीज के स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। पर ध्यान रखना, लीज का नेचर जो डिसाइड होगा वो हमेशा, लीज का जो नेचर डिसाइड होगा वो हमेशा सब्सटेंस के बेसिस पे डिसाइड होगा। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एग्रीमेंट में क्या लिखा है, लीगल एग्रीमेंट में क्या लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर आपको जज करना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 4 सिचुएशन बताई है जिसमें आपको लीज को फाइनेंस लीज ही मानना है। सबसे पहला, अगर एसेट सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर एसेट की मेजरली पूरी जिंदगी का इस्तेमाल मैं ही कर रहा हूं। नंबर 3, अगर वो अगर जो एसेट है वो अगर जो एसेट है वो लीज पीरियड के अंत में, लीज पीरियड के अंत में उस एसेट को मुझे फ्री में दे दिया जाएगा या मार्केट वैल्यू से कम में दे दिया जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो भी ये फाइनेंस लीज है। एंड लास्टली, अगर मेरे द्वारा चुकाए गए मिनिमम लीज पेमेंट की, लेसी लेसी के लिए जो मिनिमम लीज पेमेंट है, उस मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू अगर एसेट की फेयर वैल्यू के लगभग बराबर है, तो बेटा फिर ये फाइनेंस लीज माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी एसेट का किराया ही इतना चुका रहा हूं जितनी उसकी कीमत है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फाइनेंस लीज ही होगी, ये ऑपरेटिंग लीज हो ही नहीं सकती। सी बात है। अच्छा बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। हमें मिनिमम लीज पेमेंट दे देगा, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और यदि उसकी प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के पास होगी, लगभग बराबर होगी, तो हम लोग बताएंगे ये फाइनेंस लीज है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना और फेयर वैल्यू से कंपेयर करके नेचर बताना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहला, लेसी की बुक्स में एसेट खरीदी तो अपन एंट्री कर देंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज पेबल या लीज लाइबिलिटी, कुछ भी लिख लेना। अच्छा, ये एंट्री अपन लोग पास करेंगे फेयर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लेस। अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो मैं पैसा दे रहा हूं उस पैसे में से ब्याज के पैसे हटा दो तो जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरा जो मिनिमम लीज पेमेंट है उसमें ब्याज के पैसे हटाकर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, या फिर फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी कम है मैं उस पर एसेट को रिकॉर्ड करूंगा। फिर करना क्या है, जब इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा तो प्रिंसिपल को लोन में एडजस्ट कर दूंगा और ब्याज के खर्चे को डेबिट कर लूंगा। और ब्याज का खर्चा और डेप्रिसिएशन दोनों कहां जाएंगे? P&L के अंदर। अच्छा, लेसर की बुक्स में क्या होगा? एसेट बेचने की एंट्री कर देंगे, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट या सेल, ये एंट्री अपन लोग करेंगे फेयर वैल्यू से। ऐसे मैं आपको बता दूं, अब आप फेयर वैल्यू की जगह नेट इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो। हाँ जी। अब बच्चे पूछते हैं सर फेयर वैल्यू पे एंट्री क्यों कर रहे हैं? अरे सिंपल सी बात है यार, बिल्डिंग 100 लाख की है तो बिल्डिंग बेचने की एंट्री तो 100 लाख पे ही होगी ना, 120 पे थोड़ी होगी, क्योंकि बाकी जो 20 है वो तो ब्याज के पैसे हैं। बिल्डिंग कितने की बेच रहे हो? 100 की।
इसलिए ध्यान रखना, बिल्डिंग बेचने की एंट्री, एसेट बेचने की एंट्री हमेशा किस पर होगी? फेयर वैल्यू पर, जिसे आप लोग नेट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद में जब अपने को इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी तो अपन प्रिंसिपल अमाउंट लोन में एडजस्ट कर देंगे और ब्याज की इनकम को क्रेडिट कर देंगे। और जो ब्याज की इनकम है, ये ब्याज की इनकम जाएगी कहां? P&L में। अच्छा, फिर इसके बाद में बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था मिनिमम लीज पेमेंट का, मतलब लेसी के लिए और लेसर के लिए। लेसी के लिए है लीज रेंट प्लस लेसी या उसके बिहाफ पर जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है वो। लेसर के लिए लीज रेंट प्लस लेसी की गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस थर्ड पार्टी की गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, ये मिनिमम लीज पेमेंट है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर कॉन्टिंजेंट रेंट और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कवर नहीं होगा। कॉन्टिंजेंट रेंट का मतलब कोई भी ऐसा लीज रेंट जो किसी वेरिएबल पे आधारित है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लीज रेंट। ठीक है, जैसे सेल का 10% अगर मेरा लीज रेंट है तो वो कॉन्टिंजेंट रेंट है। ठीक है, इसके बाद में रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया था, अगर मान लो हमारे मकान, हमारा जो बिल्डिंग का मालिक है उसने एक चौकीदार रख रखा है और चौकीदार की सैलरी जो है वो हमसे हर साल चार्ज करता है, हम लोग उसका पैसा रीइंबर्स करते हैं, तो ध्यान रखना वो जो खर्चों का रीइंबर्समेंट है वो भी खर्चे हैं, लीज रेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक शब्द मैंने यहां पर आपको बताया था, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। जो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू है वो है 1 लाख और गारंटीड है 80,000, तो जो बाकी का 20,000 है वो क्या है? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। फिर मैंने आपको एक शब्द समझाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारा लेसर है उसे टोटल कितना पैसा मिलने वाला है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? जो लेसर का मिनिमम लीज पेमेंट है उसमें अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को जोड़ दो तो आपके पास में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। वैसे और इजी बात बताऊं तो जो आपका लीज रेंट है उसमें आप एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू को जोड़ दो। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जोड़ने का मतलब आपने गारंटीड और अनगारंटीड दोनों जोड़ ली, तो लीज रेंट में गारंटीड और अनगारंटीड दोनों जुड़ गई तो क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, और अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो टोटल पैसा लेसर को लेसी से मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में बात आती है इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है इस पूरे लीज एग्रीमेंट में जो ब्याज की रेट लग रही है उस ब्याज की रेट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर इन्होंने इस बात को टेक्निकली बोला, इन्होंने डिफाइन किया बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, और इन्होंने बोला वो डिस्काउंटिंग की रेट जिससे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, जिससे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है यार, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालोगे तो वो लोन के बराबर ही आएगी, फेयर वैल्यू के बराबर ही आएगी। तो 120 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू अगर तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालोगे तो 100 लाख की आनी है। और उस रेट को क्या बोल रहा है? उस डिस्काउंटिंग रेट को क्या बोल रहा है? ब्याज की रेट। और मैं बोल रहा हूं यार सिंपल सी बात बोलो ना, 100 लाख की एसेट थी, 120 लाख रुपए चुकाए, तो ये जो 20 लाख रुपए ब्याज के हैं इसकी रेट की फलावट कर लो, तो जो ब्याज की रेट बनती है वही इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको सिखाया नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ऑब्वियस बात है यार, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो फेयर वैल्यू आएगी भाई, उसको फेयर वैल्यू बोलो, ये बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अब लास्ट चीज मैंने आपको सिखाई अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज, मतलब जो टोटल ब्याज है। अब सिंपल सी बात है यार, लेसर ने 120 रुपए लिया और एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी? 100, तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए वो क्या है? ब्याज। और इस ब्याज को ही क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज। ये ध्यान रखना, ये जो अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, मैं इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपको करवाने वाला हूं कल की क्लास में। लेकिन मैं चाहता हूं जितनी बातें मैंने आज आपको समझाई उन्हें लॉजिकली रटना नहीं है, लॉजिकली एक बार और इस पर विचार करके आना है। ठीक है, दैट्स इट, बात खत्म। तो आज